when rate and time are constant. Rate and time are constant. इसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करो। The principle of रेट और टाइम का कांस्टेंट होना। प्रिंसिपल ऑफ 7,500 रुपीज, 7,500 rupees amounts to 10,525 rupees, 10,525 at 7.55% rate, 7.55% rate in certain time, in a certain time. What will be simple interest on what will be simple interest on 9,000 rupees, 9,000 rupees at same rate and same time, same rate and same time. पचहत्तर हिंदी वाले 7,500 रुपए का मूलधन, 7,500 रुपए का मूलधन 7.55% ब्याज दर से 7.55% ब्याज दर से निश्चित समय में 10,525 का मिश्र धन देता है, 10,525 का मिश्र धन देता है। तो समान ब्याज दर और समान समय का, समान ब्याज दर व समान समय का 9,000 रुपए पर ब्याज क्या होगा? 9,000 रुपए पर ब्याज क्या होगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन की जो हल्की सी प्रॉब्लम आप ट्राई करते हो आती है तो क्या मिलती है कि प्रिंसिपल दे दिया कितना 7,500, अमाउंट कितनी बन गई 10,525। आपको ये पता लग गया ब्याज कितना आया है, ये पता लग गया कितने रेट पे आया है, और चाहे आप बेसिक लगा लो पीआरटी बाई 100 से कोई और जुगाड़ लगा लो, जो टाइम आप निकालने की कोशिश करते हो वो ढंग से एक फॉर्म में नहीं आता, वैल्यू कैंसिलेशन का हिस्सा नहीं बनती, और यही इस टाइप का सबसे बड़ा गेम होता है।
समझने वाला एक सिंपल सा बेसिक ट्राई करो, इम्पैक्ट जो भी मिले उस पॉइंट को नोट करना बाद में। तो मैंने एज्यूम किया स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपए है, वो मैंने 12% रेट से 3 साल के लिए उधार दी, तो इस कंडीशन में मेरा ब्याज कितना आएगा बोलो? चाहे पूरा बेसिक कर लो, पीआरटी बाई 100, वो आना कितना है 36, और इसकी वजह से जो अमाउंट बनेगी वो कितनी बन जाएगी 136। अब अगर मैं अपना पैसा बढ़ाकर 400 रुपए कर दूं 12% रेट पे 3 साल के लिए, तो प्रतिशत के रूप में आप क्या कहोगे? 12 × 3 आएगा अब भी 36%, लेकिन तब 36% 100 का था, अब 36% किसका है 400 का, तो 4 गुना हो जाएगा 144, और जो अमाउंट बनेगी यहां से वो कितनी हो जाएगी 544। और तीसरे केस में अगर मैं कहता हूं कि पैसा बढ़ाकर आपने 700 कर दिया, अब बताओ रेट 12% है, टाइम 3 साल है, क्या आपका इंटरेस्ट अब भी 36% ही आएगा? यस, लेकिन अब किसका आएगा 700 का, 7 गुना हो जाएगा 224, और जो अमाउंट बनेगी यहां से वो कितने बन जाएंगे 924। तो इन सारे केस में कॉमन पॉइंट क्या है ये बताओ? रेट और टाइम सबका क्या दे रखा है, इस कॉलम में सबका सेम दे रखा है, और 2 मिनट के लिए इसको इग्नोर किया जाए, तो ये बताना यहां से यहां तक प्रिंसिपल कितने टाइम हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली 4 टाइम हो गया? क्या अमाउंट भी ऑटोमेटिकली 4 टाइम हो गई? यहां से यहां तक प्रिंसिपल कितने टाइम हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट भी अपने आप चल के 7 टाइम हो गया, और अमाउंट भी? और यहां से नोटिस करोगे तो किस रेशियो में स्विच हो रहा है, 4:7 में, तो ध्यान दोगे तो ये भी किस रेशियो में डाला हुआ है 4:7 में, और ये भी किस रेशियो के अंदर स्विच हुआ है 4:7 में। इससे क्या सीख मिलती है कि जब भी आपका रेट और टाइम का फैक्टर क्या कर दिया जाता है सेम या कांस्टेंट, उस कंडीशन में P1 डिवाइड बाई P2 बराबर हो जाता है SI1 डिवाइड बाई SI2 बराबर हो जाता है अमाउंट 1 डिवाइड बाई अमाउंट 2। ये सब एक ही रेशियो में चल पड़ते हैं, उसको नोट कर। कर लिया नोट पॉइंट, ये चीज पहले पड़ेगी की कहानी। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है क्या उसमें क्लियर कट बोला गया है कि रेट और टाइम जो पहले थे अगली बार भी सेम वही रखी जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मतलब आपको रेट का यूज नहीं करना और टाइम को ही फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। स्टार्ट करूं? वैसे इसमें जो काम की चीज है वो केवल इतनी है, तो ये वाला हिस्सा, ये तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है समझाने के लिए मुझे बताई गई है, काम की चीज केवल वो है आपकी। देखो जो अब बताना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितना पैसा उधार दिया था 7,500,
उसकी अमाउंट कितनी बन गई? 10,525। जब इससे माइनस करोगे इंटरेस्ट 25 और कितना बचेगा? 0.3। ये ऐसा ही आएगा। अब बताना P1 और P2 की रेशियो क्या है? तो 7,500 रुपए थे पहला प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल कितना बताया गया आपको? 9,000। रेशियो बनाओगे 2 जीरो से, 2 जीरो, 15 छक्के, सॉरी 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। क्या रेशियो होगी? तो जो SI1 डिवाइड बाई SI2 होगा वो भी हमारा 5:6 में ही आएगा। ये बात समझ में आती है? और यहाँ से सोल्व करने का मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आपकी चॉइस है, कुछ भी कर लो। मैं सीधा कट करता हूँ तो 5 6 30, 0 5 की कहानी बनेगी। और क्रॉस कर देता हूँ तो 6 6 36 और 6 पंजे 30। जो अगला व्यास बनेगा वो 3630 हो जाएगा। जो डेटा हम यूज करते हैं वो डेटा ही बिना बात की चीज है, इसके अंदर यूज करना मतलब। और 2 मिनट के लिए मैं उनसे बात करूंगा जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, जिन्होंने PRT बाई 100 करके समवट समहाउ डाल ही दिया था क्वेश्चन में एक बार। हमारी प्रॉब्लम भी है ना, तुम ऑलरेडी आधी जानकारी होती है तो चले जाती हो, फंस जाती हो। ये तो जानकारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो निकलना आना चाहिए कम से कम। हाँ वही पॉइंट है ना। अब जो चाहे ये पता लग जाए भी ये कट नहीं रहा, तो उसमें आप कट करो भी मत, वैल्यू को वेरिएबल में छोड़ना शुरू कर दो। एक सेकंड ऑल्टरनेट होता है जब पेपर के अंदर आप मान लो किसी क्वेश्चन के फॉर्मूले में जाके ब्लॉक हो गया, आंसर नहीं आ रहे, शॉर्टकट दिमाग से निकल गया, सब कुछ फंस गया, तो उस कंडीशन में वैल्यू निकाला मत करो, ये नोट कर लिया। अब जैसे यही पॉइंट ले लो कि आपको ये तो पता लग गया इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है 3025 का, पी कितना हो गया 7500, आर की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 7.55। टी नहीं पता, डिवाइड बाय क्या करते हो? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर आप देख रहे हो ये भैया की वैल्यू बैलेंस नहीं हो रही, 7.55 की टेबल यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रही। जितना हो रहा है उतना कर लो, बाकी छोड़। जैसे आपने कहा ये उड़ा देते हैं 25 से, ये 25 से कितने पे कटेगा? 3 पे। और इसको 25 से कट करना जरा, 605। ओके 605, 25 से कह रहा हूँ क्या होता है, 25 से कब 25 बनेगा 5 पावन 2 2। तो इसका मतलब 122 डिवाइड बाई 3 7.55 और टी का मान है, मतलब आर इंटू 25 से पास। ये अपना किसका मान हो गया? आर इंटू टी का। तो आगे जो आप यूज कर रहे थे 9000 टी हो गया, गुणा में आर इंटू टी की जगह 121/3 डाल दो और डिवाइड बाई 100। अगर ऐसा करोगे तो भी ये बैलेंस होके अपने आप नहीं पहुंच जाता। तो इसमें जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो इस पॉइंट पे आके होते हैं। आप एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे भाग लेते हो कितनी आएगी, 2 साल 2.5 साल 3 साल वो ढूंढने के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाता है। तो जब लगे बेसिक ही डाल दिया कोई बात नहीं, बट कैंसिलेशन नहीं हो रहा हो तो फॉर्मूले को होल्ड करना सीखो। कोई भी जो टेक्निक आपको बता के दी जाती है ना, जैसे नेक्स्ट पिछले पेज पे कराई मैंने कि रेशियो कांस्टेंट हो गया, ऐसा अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि वो हमने कोई क्वेश्चन देखा और सडनली क्लिक कर गया माइंड में ऐसा करना है। उसके पीछे हमारे भी बेसिक अप्रोचेस ही होती है, पहली बार में ट्राई करके देखा गया होता है। बस हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां कैंसिलेशन या कोई भी सूटेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, फॉर्मूले को पोज कर लेते हैं उस यूनिट और आगे नहीं बढ़ाते उस चीज को। देखिए आगे कटेगा नहीं, छोड़ते। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। अब आपको आइडिया लग गया रेट टू टाइम कांस्टेंट जब होगा तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ज्यादा जरूरी किसका कांस्टेंट होना है, रेट का या टाइम का? ये भी एक फैक्टर होने का, बताओ मेजर रोल किसका है, रेट या टाइम? रेट। ऐसा ही में क्या टाइम के बारे में ये बात वेल नोन है कि वो हर साल बराबर चलता है ब्याज। अगर मैं आपको 10 साल का ब्याज देके बाद में 3 का निकलवा दूं या पहले 5 का देके बाद में 7 का पूछ लूं तो ये आपके लिए आसान है। क्यों? जितना भी दे रखा है पहले 10 का दे रखा है, आप 10 से डिवाइड मार दोगे तो 1 ईयर का आ जाएगा। वन ईयर टाइम लेके कांस्टेंट कर लो अपने डेटा को, बाद में जितने भी ईयर का चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो कई बार हो सकता है टाइम आगे पीछे करते जानबूझ के हो, पहली बार में 3 साल दे दे बाद में कहते 5 का निकाल।
तो आप पहले भी 3 वाला भी खत्म कर देना, 5 वाला भी खत्म कर देना। 3 से डिवाइड करके क्या बना लेना, 1 ईयर। आंसर निकालना, बाद में शांति से 5 से मल्टीप्लाई कर लेना उस आंसर। तो ऐसा में टाइम उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, रेट का होता है। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। A simple interest on certain principal. Simple interest on certain principal. After 5 year, 5 year is 400 rupees. 400 rupees. The principal is tripled for next 5 year. The principal is tripled for next 5 year. What will be total simple interest after 10 years? What will be total simple interest after 10 years? हिंदी में लिखो। किसी मूलधन पर किसी मूलधन पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए। 5 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए। यदि यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाए, अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाए, तो 10 वर्षों का कुल साधारण ब्याज क्या होगा? 10 वर्षों का कुल साधारण ब्याज क्या होगा? देखो आराम से, जो एसआई है, क्योंकि इसमें टाइम का फैक्टर कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी मैं आराम से बेसिक बता दूंगा। 5 साल का एसआई कितना दे रखा है? 400। अब लॉजिक ये कहता है कि अगर 5 साल का एसआई 400 है, तो हर 5 साल बाद ब्याज 400 ही आना चाहिए। पहले 5 साल 400, तो अगले 5 साल फिर से 400 बनेगा, अगले 5 फिर से 400 बनेगा। लेकिन जो नेक्स्ट 5 ईयर है उसमें प्रिंसिपल कितने टाइम कर दिया गया है? 3 टाइम्स। तो इंटरेस्ट पे कितने टाइम हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो अगले 5 साल में कितना आएगा? 1200। और पहले 5 साल का कितना है? 400। तो सबको जोड़ दोगे तो 10 साल का पूरा ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 16। इसमें 1 ईयर अलग से निकालना क्यों जरूरी नहीं है? फिर कह रहा हूं, पहला स्लॉट भी 5 साल का है, अगला भी, तो रेट के साथ साथ टाइम भी बैलेंस कर रखा है। लेकिन 5 ईयर देके 7 पूछूं, जो कि अगले क्वेश्चन में करूंगा मैं, तो उस टाइम पे पहले 1 ईयर बनाना जरूरी होता है। एग्जाम्पल आप खुद करोगे या समझा देता हूं। भाई आप कहोगे एसआई जो 5 साल में है ना, वो कितना आया है? 400। तो 5 से डिवाइड मार दिया। एसआई जो 1 साल में आएगा बेटा, वो कितना आएगा? 80। अब प्रिंसिपल कितने गुना हो गया है? 3। तो इंटरेस्ट पे जो न्यू होगा, वो 1 साल में अब कितने रुपए बनना शुरू हो जाएगा? 240। और कितने ईयर्स तक ये प्रॉपर्टी लागू रहेगी? 5 ईयर्स तक। तो वो कितना इंटरेस्ट क्रिएट करके देगी? 1200 नेक्स्ट 5 का, और फर्स्ट 5 का दे रखा। तो टाइम जब सेम ना हो तब आप ऐसे बिल्ड करो इस चीज को। दोनों ही कंडीशन में आप पीआरटी बाई 100 यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान। किसी भी कंडीशन में पीआरटी बाई 100 यूज नहीं। 5 साल का ब्याज निकाला, दे रखा, हमने निकाला। हमने 5 से डिवाइड करके 1 साल का ब्याज निकाला।
तो हमारे प्रिंसिपल पे अभी एक साल में 80 रुपए जनरेट होता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हमारा प्रिंसिपल जो 3 टाइम्स हो गया, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर तक पर ईयर हमारा इंटरेस्ट भी 3 टाइम है। तो 80 की जगह 240 मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर तक कंटिन्यूस। 1200 + 400 वो तो आएगा, वो तो पहले 5 साल का बताओ। देखो नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 years, 7 years at certain principal, at certain principal is 2100 rupees, 2100, 2100 rupees. The principal becomes, the principal becomes 1.5 times for next 4 years. Principal becomes 1.5 times for next 4 years. Find, find total SI of 11 years. Total SI of 11 years. इलेवन ईयर्स का 390 ये सही। हिंदी वाले बच्चे, किसी मूलधन पर 7 वर्षों का, किसी मूलधन पर 7 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 2100 रुपए, 2100 रुपए है। यदि अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, तो 11 वर्षों का कुल ब्याज क्या होगा? 11 वर्षों का कुल ब्याज क्या होगा? हमने इसमें एक ही पॉइंट मैच करना है, वो कर भी दिया कि टाइम का जो स्लोट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है या मल्टीपल्स में नहीं है। बात समझ आ रही लॉजिकली? तो उसमें क्या करना होगा, पहले 1 ईयर का निकाल देते हैं भाई। एसआई जब 7 साल का निकाल के देखा गया तो वो कितना आया, 2100। इसको पहले लिख लो कि 7 साल में इतना ब्याज आ चुका है, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी जोड़ देंगे उस टाइम। तो इसका मतलब पर ईयर एसआई अभी हमारा कितना चल रहा है, और ये तब तक रहेगा जब तक हम प्रिंसिपल को कम ज्यादा नहीं कर देते। पर अगर प्रिंसिपल कम ज्यादा हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी कम या ज्यादा अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो इसने कहा कि जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 1.5 गुना। तो इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई भी 1.5 से कर दी, कुल नया इंटरेस्ट कितना है, 1.5 से गुना हो गया, कितना बन जाएगा, 450। और ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट 4 ईयर तक चलती रहेगी। तो 0, 20, 16 और 2 18, 4 साल का ब्याज कितना, और स्टार्टिंग के 7 साल का कितना आया था, 2100। सब जोड़ के आपसे पूछा भी 11 साल में कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 39। ठीक है बात। कोई पॉइंट पूछना है इसके? नेक्स्ट ट्राई करो।
the principal of 64 rupees 64 rupees amounts to 83.6 rupees. The principal of 64 rupees amounts to 83.6 rupees after 2 years. After 2 years at certain rate of SI. At certain rate of SI. What will be the total amount? What will be the total amount after 5 years? After 5 years at principal of 96 rupees, at principal of 96 rupees with same rate. Same rate. One 5 point. Okay. हिंदी वाले बच्चे 64 रुपए का मूलधन 64 रुपए का मूलधन 2 वर्षों बाद 2 वर्षों बाद 83.6 83.6 बोला ना 83.6 83.6 रुपए का मिश्र धन 2 वर्षों बाद 83.6 रुपए का मिश्र धन देता है। ठीक है 83.6 रुपए का मिश्र धन देता है तो 96 रुपए के मूलधन पर समान ब्याज दर से 96 रुपए के मूलधन पर समान ब्याज दर से 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? तो इस गेम को अगर थोड़ा ढंग से देखें तो रेट को तो कांस्टेंट कर दिया लेकिन टाइम का फैक्टर वेरी कर रखा है और वो एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है। यहाँ 2 साल है वहां 5 साल के इस कंडीशन में रेट निकालना कंपल्सरी हो और अगर ट्राई करेंगे तो रेट कितना है या फिर से कोई दुविधा आ रही है कि ऊपर नहीं कट रहा रेट की बात है क्या रेट अलग तो मैंने सोचा कि जब बात ऐसी है कि मैं रेट के बारे में दिमाग ना भी लगाऊं एक बार रेट कांस्टेंट तो है ये बात तो कंफर्म है उसको मैनिपुलेट करने की सोचूं तो टाइम का फैक्टर मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कि यहाँ 2 साल और वहां 5 साल है। मैं सबसे पहले 1 ईयर पे काम करता हूँ तो जो 83.6 बने हैं वो कितने रुपए के ऊपर बने हैं 64 रुपीज पे। इसका मतलब जो इंटरेस्ट यहाँ से आया हुआ है वो कितने का आया हुआ है 19.6 का वो भी कितने साल में आया है 2 साल में 2 से कट मारोगे तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है 9.8 एक साल में ये कितने पर जनरेट हो रहा है 64 पे। अब मैंने बड़े आराम से चेक किया मेरा P1 का और P2 का रेशियो क्या है तो हमने कहा बात ऐसी है पहला प्रिंसिपल 64 है दूसरा 96 है मतलब ये किस रेशियो है 2:3 में। अब तो सेम था मैंने टाइम भी सेम कर दिया 1 ईयर लेके इसका मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी 2:3 में चलेगा। तो अपने का पहला इंटरेस्ट तो आपको आया हुआ है 9.8 दूसरा आपको बताना है तो 2 से कट करूंगा तो कितना बनेगा 49 और उसका कितने गुना निकाल दूं 3 गुना तो वो 3 चौके 12 और 27 मतलब 14.7 ये बनेगा इंटरेस्ट यहाँ पर 1 साल का। और ये प्रोसीजर कितने ईयर्स तक फॉलो होता रहेगा बताओ 5 ईयर्स तक तो 7 पंजे 35
20 और 3 23, 5 एकम 5 और 2 7, तो 73.5 का इंटरेस्ट बनेगा कितने रुपीज पर? 96 रुपीज पर। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 169.5। ये परफेक्ट आंसर। इस टाइप के लेवल में सबसे बेकार क्वेश्चन कोई बन सकता है तो वो ये बन सकता है जिसको मैंने भाई काफी छोटे डेटा पे एग्जीक्यूट आपसे करवाया। पेपर के अंदर आप समझते हो 64 86 तक वो नहीं रुकता, ये बात क्लियर है। आपको एक आइडिया देने के लिए नए क्वेश्चन का मैंने ये भी डाल दिया, क्योंकि आप जब रेट और टाइम कांस्टेंट पढ़ते हो तो या तो वो दो क्वेश्चन जो भी लिखवाए हैं मोस्ट ऑफ वो पढ़ाए जाते हैं, या फिर जो सबसे पहले करवा दिया वो पढ़ाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा कम देखा जाता है, पर ठीक है मूवमेंट डायरेक्शन आएगा तो कोई शक नहीं, और प्रीलिम्स में ही आएगा ये बता देता हूँ। हो गया, ट्राई वन लास्ट। सुमित लेंट 3,700 rupees to Raman. Sumit lent 3,700 rupees to Raman and a certain amount to Mohit at same time. Sumit lent 3,700 rupees to Raman and a certain amount to Mohit at a same time. The rate of interest is 7% in each case. 7% in each case. Really 7% in each case. The total simple interest Sumit received from both is 2,772 rupees. 2,772 rupees. Find money lent. Find money lent to Mohit. हिंदी वाले बच्चे सुमित ने एक ही समय पर 3700 रुपए रमन को और कुछ निश्चित धनराशि मोहित को उधार दी। दोनों की ब्याज दर 7% वार्षिक है। 7% वार्षिक है। यदि 6 वर्ष बाद उसे दोनों से कुल मिलाकर 2,772 रुपए ब्याज मिला हो, 2,772 का ब्याज मिला हो तो मोहित को दिया मूल
मूलधन ज्ञात करें। मोहित को दिया मूलधन ज्ञात करें। बताओ जल्दी से कितना आंसर है। 2। ट्रस्ट में अगर मेरे पास 3-4 दिन होते तो मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करता जैसे आप सुनना चाह रहे थे, लेकिन अब मैं आपको सिंपल कहानी बताता हूँ। जो ये ब्याज उसने कुल कमाया है 2772, भाई ये कितने सालों में आया है? 6 सालों। तो आपने कहा ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना? 6 चौके 24, कितना बचेगा? 3। 6 छके 36, 6 दूनी 12। क्या 1 साल में उसने 462 रुपए कमाए? ऐसा ही तो बराबर चलता है हर साल। क्लियर और नॉट? एज पर परसेप्शन ऑफ लॉजिक, आप जानते हैं कि आपका 1 साल का जो ब्याज रेट है वो कितने परसेंट है? तो सीधी बात है, 1 साल में जो पैसा आना चाहिए वो कितने परसेंट आना चाहिए? 7% आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 462 आ रहा है, तो हमने 7 से कट किया। 1% का मान कितना बन गया? 7 छके 42। 7 छके 42। तो टोटल प्रिंसिपल के रूप में जो 1% है वो 66 के बराबर है। लेकिन रमन के प्रिंसिपल के रूप में क्या 1% का मान आपको 37 बताया गया है, क्योंकि पूरा पैसा 3700 था। तो जो एडिशनल 1% है वो किसके नाम का है? मोहित। और उसका जो 1% यहाँ से बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 29। जो पैसा मोहित को दिया उसका 1% 29 है, तो पूरा पैसा कितना हो जाएगा? 29। ये तो रखा है आफ्टर 6 ईयर। क्या बात कर रहे हो? अगर वर्ग में डेटा ऊपर नीचे लिखा, अपना लिखा है। 6 साल बोला है ना, इंग्लिश की लाइन कहाँ चली गई? हाँ, वही जो उठा लिया ना। क्या बात कर रहे हैं? कान कर लिखना। 6 ईयर बोला तो है, जहां तक मुझे ध्यान है हिंदी में 6 साल लिखवाया है। चलो इंग्लिश में ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर अगर नहीं है मतलब लाइन वही रहेगी, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। जहां पे लिखा टोटल इंटरेस्ट 2772 रुपीज आफ्टर 6 ईयर ऐड कर लो बस उसमें एक वर्ड, अगर नहीं तो। हिंदी वाले बता दो, रेट वेट गायब कर रखी है। मतलब पेपर में अलाउड है ना? 2772 रुपीज आफ्टर 6 ईयर, बस इतना करना है, आफ्टर 6 ईयर। एनीवे, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाइए। मान लीजिए 6 साल पता भी होता तो वे मेथड तो ये यूज नहीं करने वाले थे। वो तो मुझे पता है अंदर से, पता तो मैं भी, तुम मानोगे नहीं, वो अलग सिनेरियो। तुम फिर भी जिस तरीके से करते बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही रहता है उसकी कंपैरेटिवली, तो ठीक है। अच्छा, कल का आज बता रहा हूँ। सीआई स्टार्ट करेंगे किसी भी कीमत पे। कल की पहली क्लास मत छोड़ो। एक दूसरा, कल लेट मत होना, कोशिश करना मैक्स टू मैक्स रहो तो 5 मिनट उससे ऊपर। 7, 5, 7, 10 तक सारे गैदर हो जाओ। सीआई का थोड़ा प्रोसेस ऐसा है कि स्टार्टिंग से नहीं उठाओगे तो फिर वो एसआई में क्या चलता है। मान लीजिए मैं एक बात, कोई बच्चा पहली क्लास से नहीं आया एसआई के अंदर, दूसरी में नहीं आया, तीसरी क्लास से स्टार्ट किया, फोर्थ से, तो भी मुझे इतना पता है कि 10 क्वेश्चन ट्राई मारेंगे तो एक दो तो पल्ले पड़ ही जाएगा उसमें से। ऐसा ही होता है। आप अगर 8-9 क्वेश्चन ट्राई करते हो ना बिना जाने में भी, तो भी 2-3 नीचे समझ में आ जाते हैं, कुछ मिस हो जाते हैं। ज्यादातर मिस वो होते हैं जहाँ डीप कंसेप्ट लगता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट इन डेप्थ चला गया, ये तो मिस हो जाएगा। लेकिन जहां हम फिर से वही यूज करना शुरू कर देंगे, पीआरटी बाई 100, नॉर्मली किसी ने चैप्टर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा वो कनेक्ट कर लेगा उस पॉइंट से थोड़ा बहुत करके। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होगा। या तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसका कंसेप्ट सीखेंगे, या फिर 7-8 क्लास, क्योंकि 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, तो 4 लेता हूँ। 7-8 क्लास फिर आपके लिए वर्ष हो जाएंगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, किसी कीमत की नहीं। तो वो देख के रहना कल वाली क्लास में। तो कल क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, दूसरा लेट
ठीक है। और कम से कम बताता हूँ तो सीआई जो मेरा तरीका है करवाने का, अगर आपने पहले मेरे साथ नहीं पढ़ा है तो आधा पौना घंटा आपको यही समझने में जाएगा कि चल क्या रहा। इतना मेरा टाइम कम से कम लग जाता है सीआई को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि थ्योरी पार्ट उसके बहुत बड़े हैं। दूसरा ओपिनियन मेरे पास एक और होता है जो पूरी मार्केट में प्रिवेलिंग है सीआई को लेकर। 10 मिनट का कंसेप्ट होता है, वो बता दूंगा। फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम कहूँ तो आपको 1.5 मिनट का टाइम लगा के रखना होगा। बट वो मेरे से होता नहीं है, आपने एसआई भी देख लिया। चॉइस मेरी सीआई भी है कि 25-30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाए। और वो करने के लिए वो 10 मिनट वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, फिर आपको आधा पौना घंटा समझना पड़ेगा उस चीज को बैठ के। ठीक है, देखो आगे। डिवाइड ₹2600, डिवाइड ₹2600 in two parts such that the interest of first part at 6% per annum, 6% per annum after 9 years, after 9 years becomes become equal to SI of second part, SI of second part at 10% after 5 years, at 10% after 5 years। निकल हिंदी वाले। 2600 रुपए के मूलधन को, 2600 रुपए के मूलधन को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटो, दो हिस्सों में इस प्रकार बांटो, इस प्रकार बांटो कि पहले हिस्से पर 6% ब्याज दर से 9 वर्ष का ब्याज, 6% ब्याज दर से 9 वर्ष का ब्याज, दूसरे हिस्से पर, दूसरे हिस्से पर 5% ब्याज दर से 10 वर्ष के ब्याज के समान, 5% ब्याज दर से 10 वर्ष के ब्याज के समान। एक तो बच्चों वाला तरीका होता है, मान लेता हूं कि एक हिस्सा एक्स है, दूसरा 2600 माइनस एक्स होगा, है ना। थोड़ा मैच्योर होकर सोचोगे तो 2600 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वन यू कॉल P1 एंड द अदर यू कॉल P2, दो हिस्से बना दिया। पहला हिस्सा कितनी परसेंट रेट पे, कितने साल तक, 6 × 9 कितना बनेगा। क्या वो 54% पहले प्रिंसिपल का होगा, ये बराबर आना चाहिए किसके, 10 × 5 यानी 50% ऑफ P2, ऐसा बोला जा रहा ना, इंटरेस्ट इक्वल आ जाएगा दोनों। तो बोलोगे अच्छी बात है, यहाँ से तो रेशो सीधे निकालने जाते हैं, P1 रेशो P2, और तुम 50 यहाँ लेके आओगे, 54 यहाँ लेके आओगे, दो से कट करोगे तो 25 रेशो, तो पूरा पैसा 25/27 बांट दो। दोनों का सम कितना बच जाएगा, जोड़ के बताइए जरा। 52। तो हमारे हिसाब से पूरा पैसा 52 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आपने कहा पूरा पैसा तो 2600 था, अब 26 से कट करोगे तो 100 और 2, यानी एक हिस्सा जो है वो कितने रुपए के बराबर आ गया। तो अब डिवाइड पूछा है, मतलब दोनों पार्ट बताने हैं। तो एक हो जाएगा पहला 1250 और दूसरा हो जाएगा अपना 1350। ठीक है।
देखो ट्राई कर लो लास्ट क्वेश्चन। एसआई का इक्वल होने पे ही है, थोड़ा तरीका बदलता हूँ इस बार क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्टेड equal money in scheme A and scheme B at 7% and 8% rate per annum. 7% and 8% rate per annum. लिख लिया आपको? The investment of second scheme is recovered 6 months before the first scheme. 6 months before the first scheme. He received amount of 3,200. He received amount of rupees 3,200 in each case. In each case, point the money borrowed in each case. Money lent, sorry. Point the money lent in each case. हिंदी वाले बच्चे, एक व्यक्ति ने समान धनराशि दो अलग अलग स्कीमों में निवेश की। दो अलग अलग स्कीमों में निवेश की। पहले में 7% और दूसरे में 8% ब्याज दर है। स्टेटमेंट का कोई डेटा आपको लगे बीसी को तो बता दें। पहले में 7% और दूसरे में 8% ब्याज दर है। दूसरी धनराशि पहली से 6 महीने पहले वापस मिली। दूसरी धनराशि पहली से 6 महीने पहले वापस मिली। यदि दोनों जगह से उसे 3,200 का मिश्र धन प्राप्त हुआ। दोनों जगह से उसे 3,200 का मिश्र धन प्राप्त हुआ हो। ब्रैकेट में लिखना प्रत्येक। 3,200 मिलाकर नहीं है, प्रत्येक मतलब हर एक से 3200 आया। तो प्रत्येक स्कीम का निवेशित धन ज्ञात करें। परफेक्ट। तो ये तुम्हारा होमवर्क समझो, ठीक, ट्राई करना खुद से। और कल की हेडिंग आज डाल दो CI कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है